जी, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको वो बहुत इल्मी और अदबी ज़ौक़ था उनका। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, इटालियन, बंगाली और संस्कृत 7 ज़बानें जो हैं उन्हें अल्लाह ने उन पर अबूर दिया हुआ था। ये हमारे यहाँ लोगों को बहुत कम ये बात मालूम है। और ये भी आपके इल्म में हो कि उनकी बुनियादी तालीम सिर्फ मैट्रिक थी। वो सेल्फ टाट थे, खुद जिन्होंने अपने आप को खुद पढ़ाता है आदमी उन लोगों में थे, खुद सिखाता है। तो उन्होंने हालात के तजुर्बे से सबक सीखा होगा, लेकिन पढ़ा खुद है। जेल में पढ़ा है, कैदोबंद में पढ़ा है, सफ़र में पढ़ा है, हज़र में पढ़ा है। तो उन्होंने वो मैट्रिक पास थे बुनियादी तौर पर, लेकिन सारी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए उन्होंने, सारी दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स में लेक्चर दिए उन्होंने, पाकिस्तान के तमाम इंपॉर्टेंट इदारों में कई मरतबा लेक्चर दिए उन्होंने, फौजी और सिविल इदारों में। और तालीम उनकी बुनियादी तौर पर मैट्रिक थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम खालिद है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो आज़ाद कश्मीर के 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आप 5 बार मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए थे। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं इस वक्त, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के बेटे, और हालिया इलेक्शन में LA-14 से सीट अपने नाम करवाने वाले सरदार अतीक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बड़ी मेहरबानी सर। सबसे पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जब लोगों को आपसे इंटरव्यू लेने के मतलब पता चला तो सबका इसरार था कि आपसे सवालात कुछ आपकी निजी और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में भी किए जाएं। पहले मेरे कुछ सवालात उसी हवाले से होंगे। जी सर, सबसे पहले तो आप कहाँ पैदा हुए और आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक की है? मैं गाज़ियाबाद में अपने आबाई मकान में, जो हमारे वालिद मोहतरम का, हमारे दादा साहब का घर है, उस घर में मेरी पैदाइश हुई। और मैंने जो इब्तदाई तालीम है वो दीनी तालीम, मेरी एक ही हकीकी फूफी हैं मिसेस मसूद अब्बासी, जो चमेटी में मेजर नसीम साहब की मरहूम की बहू हैं, तो ज़ुबैदा मसूद अब्बासी, उन्होंने मुझे दीनी तालीम उन्होंने दी। 6 साल की उम्र में मुझे कुरान पाक मुकम्मल करवा दिया। और उसके बाद मैंने बाकी तालीम का सिलसिला अपने गाज़ियाबाद, हमारे पास मिडिल स्कूल था उस वक्त, वहाँ से हासिल की। उसके बाद फिर हम धीरकोट हाई स्कूल में 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील तक पैदल रोज़ाना चलते रहे हर रोज़। और इस तरह इस सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक के बाद मैंने FA BA और MA प्राइवेट किया। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने मास्टर किया है। सर, ये प्री डिसाइडेड था कि आपको सियासत में ही आना है, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, या किसी वाक़ये से मुतासर होकर आपने सियासत का इंतखाब किया? जी बेटा जी, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अल्लाह के यहाँ तो शायद मालूम होती है, लेकिन इंसान को ख़ुद नहीं पता होती। सियासत या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो है, सियासत के लिए मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि सियासत ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपकी तबीयत का फितरी मैलान होना, रुझान होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एप्टीट्यूड है अंग्रेज़ी में कहते हैं, और मैलान है, तबीयत का रुझान है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। सियासत आप ज़ोर लगा कर नहीं कर सकते। और ये मैं किसी हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि घर में एक ऐसा माहौल था। मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे छोटे भाई भी थे, हमारे बाकी अज़ीज़ व अक़ारिब भी थे, लेकिन मैं वक्त के साथ साथ मुजाहिद अव्वल के साथ उठते बैठते। मुझे अगर आप पूछें कि जी मैंने सियासत कब शुरू की, तो मैं आपको कोई दिन, तारीख़ और महीना नहीं बता सकता। मुझे यूँ लगा कि जैसे मैंने सियासत करते हुए, ख़ुद को सियासत करते हुए पाया बचपन से ही। जी, तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। समझ मुझे छोटी छोटी बातों की, सियासत में भी पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो बचपन से बाज़ बातों की समझ थी। सर, मेरा ज़ाती तौर पर आपको पसंद करने की वजह जो है वो आपका ज़ौक़, आपकी कालम निगारी, आपकी डेडिकेशन, शायरी और अदब से लगाव है। तो इस बारे में पूछना चाहूँगी, ये भी आपको वालिद साहब से विरासत में मिली है, क्योंकि वो कई कुतुब के मुसन्निफ़ खुद भी रहे हैं? जी, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको वो बहुत इल्मी और अदबी ज़ौक़ था उनका। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, इटालियन, बंगाली और संस्कृत 7 ज़बानें जो हैं उन्हें अल्लाह ने उन पर अबूर दिया हुआ था। ये हमारे यहाँ लोगों को बहुत कम ये बात मालूम है। और दूसरा ये है कि वो उनको अल्लाह ताला ने, और ये भी आपके इल्म में हो कि उनकी बुनियादी तालीम सिर्फ मैट्रिक थी। वो सेल्फ टाट थे,
खुद जिन्होंने अपने आप को खुद पढ़ाता है आदमी उन लोगों में थे, खुद सिखाता है। तो उन्होंने हालात के तजुर्बे से सबक सीखा होगा, लेकिन पढ़ा खुद है, जेल में पढ़ा है, कैद बंद में पढ़ा है, सफ़र में पढ़ा है, हज़र में पढ़ा है। तो उन्होंने वो मैट्रिक पास थे बुनियादी तौर पर, लेकिन सारी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए उन्होंने, सारी दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स में लेक्चर दिए उन्होंने, पाकिस्तान के तमाम इंपॉर्टेंट इदारों में कई मरतबा लेक्चर दिए उन्होंने, फौजी और सिविल इदारों में। और तालीम उनकी बुनियादी तौर पर मैट्रिक थी, लेकिन अल्लाह ने उनको कई ज़बानों पर बहुत अबूर दिया हुआ था। तो ज़ाहिर है उनसे भी मुतासर होना एक फितरी बात थी। फिर मेरी एक ही फूफी थी, जैसे मैंने बताया, वो ख़ुद बहुत पढ़ी लिखी, उस दौर में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया हुआ था। तो एक माहौल इस तरह का मिला और अल्लाह ने करम किया कि मेरी दिलचस्पी पढ़ने लिखने के साथ भी रही, और बाकी जो शेर और सुखन का ज़ौक़ जो है वो भी वक्त के साथ साथ, जैसे आपने कहा, वो पैदा होता है। और फिर इसी तरह मैंने कॉलम निगारी भी की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, अफ़गानिस्तान पर, साउथ एशिया पर, कश्मीर के मसाइल पर, पाकिस्तान के मुल्की निज़ाम के बारे में मैंने आर्टिकल लिखे। बल्कि कुछ अरसे तक के लिए मैं बाज़ TV चैनल्स पर 30-30, 40-40 मिनट के प्रोग्राम करता रहा हूँ बतौर मेहमान। तो इस तरह ये सिलसिला चला। बाद में फिर रफ्ता रफ्ता स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए, फिर यूथ की पॉलिटिक्स में आ गए, फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। तो अभी आपने कहा कि 5वीं बार नहीं, मैं इस दफ़ा 7वीं मरतबा असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ जी। 5 दफ़ा पहले और 6ठी दफ़ा अब शायद नहीं, आज अब की बार 7वीं बार। अच्छा। और मैंने पढ़ा भी था कहीं कि आपने मदीना यूनिवर्सिटी से अरबी का कोर्स भी जी, मदीना यूनिवर्सिटी में भी कुछ अर्सा मुझे रहने का एजाज़ हासिल है। जी जी सर, ज़माना तालिब इल्मी का कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में महफूज हो, या कोई शरारत? देखिए, बहुत सारे ऐसे वाक़ात होते हैं, शरारतें भी। मैं ख़ुद तो नहीं कहता कि मैं कोई ज़्यादा ज़हीन आदमी था, तालिब इल्म था, लेकिन अक्सर शरारती बच्चे बुनियादी तौर पर ज़हीन होते हैं, और अक्सर ज़हीन बच्चे शरारती होते हैं। तो वाक़ात बहुत सारे हैं। बहुत पुरानी बात है, 77-8 की बात है कि एक जहाज़ अगवा हुआ और मैं उस जहाज़ में बैठा हुआ था। हाई जैकर के साथ हाथापाई हुई, और ग्रेनेड मैंने अभी तक उस ज़माने में देखा नहीं था। तो वो ग्रेनेड फ़िज़ा में जहाज़ के अंदर फटा, मेरी टांगें ज़ख्मी हुई जो आज तक ज़ख्मी हैं, लेकिन मैं उससे बच गया। 30,000 फुट की बुलंदी पर था। तो वो बड़ा नाकाबिल फरामोश वाक़ा है, क्योंकि जब नीचे उतर के आदमी पीछे मुड़ के देखता है, रिट्रोस्पेक्टिवली देखता है, तो खौफ तारी होता है कि 30,000 फुट की बुलंदी पर आप हों और हाई जैकर के साथ हाथापाई में आपके हाथ से ग्रेनेड गिर जाए, उसके हाथ से ग्रेनेड गिर जाए और फटे, और फिर आप कुदरती अल्लाह आपको बचा ले। तो कई ऐसे नाकाबिल फरामोश वाक़ात हैं, जिनमें से एक ही है। जी। शायद अल्लाह ताला ने आपसे 2 बार वज़ीर आज़म का काम लेना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी। वैसे मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप तालिब इल्म कैसे थे? अच्छे, एवरेज, बेस्ट, कैसे तालिब इल्म? मैं अच्छा तालिब इल्म समझा जाता था। बेस्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा बेहतर तालिब इल्म शुमार होता था। हमारे एक उस्ताद हैं राजा असलम साहब, अभी ज़िंदा है मकबईडी में, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। फिर इसी तरह ये अब्दुल हमीद साहब हैं हमारे कई आर्ट में। तो 2 हमारे मोहतरम उस्ताद इस वक्त तक ज़िंदा हैं। एक उस्ताद और ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको इससे तो उन्हें बरकत दे, वो गुजरात से थे, AD भट्टी साहब, अल्लाह भट्टी साहब, वो भी अभी ज़िंदा हैं। तो 2-3 उस्ताद हमारे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत उम्र में बरकत दे। राजा असलम साहब ये बिल्कुल पड़ोस में हमारे मुंबई में, तो उनकी सेहत उम्र में अल्लाह बरकत दे। वो बहुत कीमती उस्ताद थे, बहुत मेहरबान उस्ताद थे। और ये जो आपको मैं कह रहा हूँ कि गुजरात से टीचर थे हमारे तिरकोट में, तो अब आप लोगों के लिए हैरत की बात होगी, अब बच्चों के लिए, कि उस ज़माने में मुजाहिद अव्वल ने यहाँ कायदा पहली, प्राइमरी और मिडिल पढ़ाने के लिए लाहौर से, गुजरात से, फैसलाबाद से, सरगोदा से असातिज़ा मंगवा के इस इलाके में तालीम शुरू करवाई है। इस इलाके में तालीम देने वाला कोई नहीं था। ज़ाहिर है ये एजाज़ की बात भी है, और उस वक्त के पढ़े हुए लोगों का आज का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। सर, अब कुछ करंट इशूज़ से मुतल्लिक़ सवाल। सबसे पहले तो मसला कश्मीर पर आपने जो मस्बत किरदार अदा किया, उसके लिए तो मेरे समेत सभी आपके बहुत मशकूर हैं। चाहे फिर वो बैजिज़ वाला छोटा सा आपका कदम क्यों ना हो, जो एक अच्छा खासा मस्बत कदम था, और बाहर जाकर इंटरनेशनली लेवल पे उसको उठाया भी गया इस बैच की वजह से। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए हमें सबसे पहले माशी मैदान में मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर हम दुनिया का मुकाबला माशी मैदान में नहीं करेंगे, जबकि पिछले 70 सालों से हमने माशी तरक्की जो किया वो भी आपके सामने ही है, तो फिर आइंदा हम इस बहरान से कैसे निकलेंगे? क्या आप ऐसी कोई पॉलिसी बता? देखिए बेटा, ये बात उसूलन भी गलत है, अमलन भी गलत है।
तारीख़ी एतबार से भी गलत है। अगर इकॉनमी की बात होती तो लीबिया की इकानमी दुनिया की बड़ी ताकतवर इकानमी थी, तो लीबिया आज दुनिया के नक्शे पर मौजूद होता। और मुअम्मर कज़ाफ़ी जो जेल में कत्ल के मुकदमे में फंसे हुए कैदियों को भी वज़ाइफ दिया करता था, हर महीने उनके अकाउंट में पैसे जाते थे। अगर मईशत की बात होती तो फिर सद्दाम हुसैन इस वक्त भी दुनिया का बड़ा आदमी होता। इराक़ के गुस्ताख का मुल्क था। ईरान में, कुवैत में, ये जिन ममालिक में ये इतनी अफरा तफरी पैदा हुई, क्या ये कमज़ोर मईशत की वजह से हुई? और फिर छोटे पुरानी बातों को, ताज़ा तरीन कल की बात ले लें कि दुनिया की सुपर पावर जिन लोगों के हाथों नाकाम होकर अफ़गानिस्तान से वापस गई है, तालिबान के हाथों, क्या तालिबान की मईशत मजबूत है? उनके दाएँ पाँव में चप्पल एक तरह की है और बाएँ पाँव में चप्पल एक तरह की है। एक बटन टूटा हुआ और एक बटन लगा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मईशत कोई चीज़ नहीं है। मईशत एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपने नज़रिए पर, अपने अक़ीदे पर, अपने मिशन पर पूरी तरह सख्ती के साथ कायम हो। और अल्लाह ताला का इसमें उसूल जो कुदरत ने बताया है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कुरान की आयत है कि अगर आप साहिब यकीन हैं, साहिब ईमान हैं, साहिब अक़ीदा हैं तो कामयाबी आपका मुक़द्दर है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जो है वो आपके पास स्टिंगर मिसाइल्स होंगे और आपकी मईशत मजबूत होगी, नहीं, बिल्कुल साहिब यकीन होना। तो अपने कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल जिस तहरीक को लेके आगे चले, कायद-ए-आज़म की और अल्लामा इकबाल की अपनी ज़ाती मईशत कैसी थी, उस वक्त मुल्क की मईशत कैसी थी, मुसलमानों की मईशत कैसी थी, उन्होंने पाकिस्तान बना के रख दिया। तो इसलिए मईशत एक फैक्टर है। और सर इन 70 सालों में कुछ फ़र्क तो आना चाहिए था ना, मतलब कुछ तो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा बेटा जी, बहुत फ़र्क पड़ा। ऐसा नहीं है, लोग नाशुक्री करते हैं। बहुत जुल्म है इस मुल्क के साथ जब लोग इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान जब वजूद में आया था, आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के दौरान 85,000 रुपये उस वक्त के 47 के, आज भी हिंदुस्तान के पास हमारा हिंदुस्तान मकरूज़ है, वो ड्यू है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ से 12 मील रोज़ाना आता जाता था और आज इस 12 मील के दरमियान में 12 स्कूल कॉलेज हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए ना कि अभी हमारे यहाँ कोई बीमार भी होता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा मतलब रोड एक्सीडेंट भी हो जाए तो हम यहाँ से उसको बाहर भेजते हैं, जबकि लगभग 1 करोड़ जितने लागत से हम ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाए। तो अगर उसमें डॉक्टर्स ही नहीं है, अगर वो इतना काम ही नहीं कर सकते तो वो इतना बड़ा हॉस्पिटल किस काम का? बेटा जी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बातें हमारी नाअहली का नतीजा है, इसमें मुल्क का कसूर नहीं है। हम नाअहली करते रहे हैं। फ़र्ज़ करें डॉक्टर मौजूद हैं तो मैंने सिफारिश की होगी, आपने ट्रेनिंग पर भेज दिया होगा, सियासी भर्ती होगी, घर में बैठा होगा, दुबई में बैठा नौकरी कर रहा होगा। डॉक्टर भी मौजूद है, ये हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं, ये सड़कें हमने बनवाई हैं, सियासी लोगों ने बनवाई हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने तौर पर काम करती रही हैं। ये चप्पे चप्पे पर स्कूल, ये सड़कें, ये बिजली, ये पानी, ये रोज़गार, ये आमदोरफ्त, ये गाड़ियाँ। मतलब है मैं जब दिलकोट स्कूल जाता था तो उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह से लेकर रात तक वापस आने तक पूरे 12-14 घंटे में 2-4 गाड़ियाँ कभी जाते हुए छोटी पड़ी, सरकारी गैर सरकारी, और 2-4 वापस आते हुए दिखाई देती थी। आज हर महल्ले में 150 गाड़ी खड़ी है। तो ये बात ऐसा नहीं है, मईशत मजबूत है। सियासतदानों की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, बद इंतज़ामी की वजह से, सलाहियत न होने की वजह से, मुल्की मसाइल से वाकफ़ न होने की वजह से, आगाही न होने की वजह से ये ख़राबी पैदा हो गई है। आप इस्लामाबाद में जाएँ तो दिन को CTA की लाइटें जल रही होती हैं और रात को लोड शेडिंग होती है। चलिए इसी एंगल से अगर देखें तो ये मतलब ये जो नाअहली है इसको ठीक कैसे किया जाएगा? नहीं, नाअहली जो है वो थोड़ा सा सियासतदानों को सीखना पड़ेगा, मुल्क का निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, इलेक्शन का निज़ाम ठीक करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ सदारती निज़ाम आ जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी आ जाए, फ़र्ज़ करें ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ये 50 साल से बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सका, ज़िंदगी के किसी शोबे में काबिल ज़िक्र डिलीवरी नहीं हुई उस पार्लिमानी निज़ाम की ख़राबी की वजह से। इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, निज़ाम आप ठीक कर लें, इलेक्शन का निज़ाम बेहतर कर लें, और ऐसे लोग असम्बलीज में आएँ जो कत्ल में, चोरी में, ज़मीनों पर कब्ज़े का माफिया, ड्रग माफिया, टिम्बर माफिया के साथ ताल्लुक़ न हो, जिनका साफ़ सुथरे लोग हों। एक दफ़ा आप आते हैं, आप डिलीवर नहीं कर सकते तो मुझे मौका मिल जाए, मैं नहीं मौका, मुझे मौका मिलता, अगली बार आपको मौका मिल जाए। तो इस तरह का निज़ाम, ये जो निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ हैं वो आपने और मैंने दूर करनी है। नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन, मतलब बंदूक में कोई ख़राबी नहीं है, वही हथियार आप दिलेर आदमी को, समझदार आदमी को दे दें, उसे शेर मार के वापस आ जाएगा।
वही हथियार आप एक नालायक आदमी को दें तो उससे गिदड़ भी उससे नहीं मारा जाएगा। सर, तो वो तो मतलब मसला ही यही है कि कोई अच्छी क़यादत नहीं मिल पाई अभी तक। नहीं, ये तो फिर एक प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छी क़यादत दुनिया में कहीं भी क़यादत को कुदरत जो है वो खुद ब खुद, फितरत खुद ब खुद करती है। लाले की हिनाबंदी जो है वो क्या क़यादत जो है वो कुदरत की अतिया है, इनायत है कुदरत की, ब्लेसिंग है अल्लाह की। कायद आज़म आपको मिले, अल्लामा इकबाल मिले, गाजी मिले, सरदार मोहम्मद रहीम खान साहब मिले, मुजाहिद अल सरदार क़य्यूम खान साहब मिले। अब पाकिस्तान को क़यादत बहुत अरसे से नसीब नहीं हो रही, इसमें किसी का आपका मेरा क्या कसूर है? ये तो हालात की बात, सारी दुनिया में यही बात है। अब अमेरिका में इब्राहम लिंकन भी रहा, आइजनहावर भी रहा, कैनेडी भी रहा, लेकिन अमेरिका में ट्रंप भी रहा। अब ट्रंप को देखे कोई कहे जी अमेरिका के हालात ख़राब हो गए, तो क्या कर सकते हैं? सवाल ही पैदा होता है। सर, भी हालिया तालिबान की कामयाबी की आप बात भी कर चुके हैं। इस कामयाबी में आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या किरदार है? और बहुत से दानिश्वर, अभी मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी सुने, और इस दौरान जितना ये पिछले दिन हुआ है सुनती रही हूँ। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये साम्राज्य की, अमेरिका की एक चाल है, और उसके बाद ये बरआज़म एशिया में फ़िरका वरारी तो मज़ाहिब की जंग शुरू करवाना चाहते हैं। कुछ ही अरसे में इसके असरात पाकिस्तान में नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया है, या वाकई उसे शिकस्त हुई है इस खित्ते में? देखिए, बात यह है कि इस जंग में फौरी तौर पर तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई है, लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि तालिबान को बड़ी कामयाबी मिल गई है, ये मुश्किल बात है। ये दो बंदों की लड़ाई नहीं है कि मैं नाकाम हो जाऊँ तो आप कामयाब हो जाएं। अमेरिका यकीनन नाकाम हुआ, और अमेरिकी सदर को यह कहना पड़ा कि अफ़गानिस्तान जो है वो कौमों की, ममालिक की और तहजीबों का कब्रिस्तान साबित हो रहा है। तो इतनी बड़ी बात इस तरह नहीं। आपने देखा कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, उसने कहा कि अमेरिका को सुपर पावर नहीं कह सकते, सुपर पावर जो है वो ये काम नहीं कर सकती कि इस तरह भागे जाए यहाँ से। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को यकीनन नाकामी हुई है, और अफ़गानिस्तान का तजुर्बा यह है कि यहाँ दुनिया की किसी भी हमलावर कौम को कभी कामयाबी नहीं हुई। इसलिए वो अलबत्ता पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत मुस्बित किरदार रहा है। यही वजह है कि आज हमारे इंटेलिजेंस चीफ वहाँ बैठे हुए, हिंदुस्तान का मीडिया शोर कर रहा है। आज वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं, रूस की तरफ देख रहे हैं। इलाकाई तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि अफ़गानिस्तान के और हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान का अमन जो हमारा अमन है, इसलिए पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रही है और अब भी बहुत पॉजिटिव है, और इस सारे अमल में भी अब पाकिस्तान का किरदार बहुत मुस्बित रहा है। सर, अगर मैं अपनी बात करूं एज अ लास्ट स्टूडेंट या लॉयर, तो मैं ये देखती हूँ कि मतलब अभी जो तालिबान की हुकूमत बनी है ये सब कुछ, और उसके बाद ये जो हमारे इस्लामाबाद से अपने लोग निकाल के उनके लोगों को होटल्स में रुकने की इजाज़त दी गई, या ये अगर आम ऑफ द रिकॉर्ड जैसे हम बात करते हैं तो मैं कहूँ कि उनको भागने के लिए एक वे मुहैया किया गया। तो आपको लगता है कि ये ठीक करना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अमेरिकी भी, फ्रांसीसी भी, जर्मन भी, ब्रिटिशर्स भी भागने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी का, PIA का और पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ ट्रांजिट में रह रहे हैं। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, इससे अपने लोगों को निकालने की बात नहीं है। एक बड़ी संगीन किस्म की सिचुएशन है। सारे साउथ एशिया में एक तब्दीली का अमल शुरू हुआ है। इसमें अगर लोगों को मेहमान ठहरा रहे हैं, अगर हम 40 लाख अफगानों को साल 40 साल तक मेहमान रख सकते हैं, 30 साल तक, तो चंद फौजियों को या चंद सफारतकारों को या चंद मीडिया पर्सनस को कुछ हफ्तों के लिए ऑर्डर खाली करवा के कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात। हमने देखा है कि जो 40 लाख अफगानों के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हो गए, या इससे पहले जो लोग कंपनियों के नाम पे आते रहे, तो उसका हमें कितना नुकसान होता है, इवन टिल टुडे हम भुगत रहे हैं। वो तो हमें देखे ना, वो तो हमें उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। जब आपके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान की नीयत ख़राब हो, किसी चोरी चकारी करने में लग जाए, तो घर वालों का काम है उस पर नज़र रखना। लेकिन बहुत अच्छे लोग भी थे अफ़गानिस्तान में, हमारे हमदर्द लोग भी हैं। अफ़गानिस्तान में बेशुमार इलाके ऐसे हैं जिनका नाम जनरल ज़िया-उल-हक़ के नाम पर रखा हुआ है, जनरल हमीद गुल के नाम पर रखा हुआ है। पाकिस्तान के इदारों के नाम पर वहाँ इदारे बने हुए हैं। पाकिस्तान की सड़कें, स्कूल, गलियाँ, मोहल्ले पाकिस्तान के लोगों के नामों पर रखे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये बड़ा एजाज़ है कि अमेरिका इस वक्त मोहताज है इस बात का कि पाकिस्तानी सफारत खाना अमरीकियों की मदद करे। इसका अच्छा पहलू देखना चाहिए। छोटे मोटे नक्स भी होंगे, लेकिन इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। सर, अभी हालिया 2021 के इलेक्शन में आपकी पार्टी से फेक सीट जीती है, तो वो भी सिर्फ आप ही अपने हल्के से जीते हैं, वो LA-14 से। तो क्या ये आपके बाकी जो रहनुमाएं इस पार्टी की, उनका अदम एतमाद है आवाम का, या फिर आपको लगता है हर अरूज को ज़वाल है?
देखिए, ये उर्दू सवाल भी साथ साथ चलता है। हमारे पास 1975 में भी एक सीट थी, उस वक्त मुजाहिद अव्वल मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान में सारी जो राइटर्स फोर्सेस थी वो मुस्लिम गवर्नमेंट के साथ थी, यानी मुजाहिद अव्वल थे और मुजाहिद अव्वल के साथ पाकिस्तान की बड़ी ताकतवर कुव्वतें थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन इलेक्शन को रिग किया। ये जो मौजूदा इलेक्शन है, और उसके बाद 75 के बाद हमने कई मरतबा फिर सादा अक्सरियत से, कई मरतबा 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाई। तो अब भी इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आज से चंद साल पहले अगर आप देखें तो इमरान खान के पास पाकिस्तान में एक सीट थी, आज 3 सूबों में हुकूमत है। आज से 2 साल पहले अगर आप देखें तो PTI के पास आज़ाद कश्मीर में एक सीट भी नहीं थी, आज कितनी सीटें हैं। तो ये निशेब अफराज लगा हुआ, अब इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो इन इलेक्शंस को वैसे आप शफाफ मानते हैं, आपको लगता है कि धांधली हुई है जैसे हर पार्टी? नहीं, इन इलेक्शन के बारे में हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस इलेक्शन में सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों की इस दर्जा मुदाखलत रही है कि जीतने वाले भी परेशान हैं और हारने वाले भी परेशान हैं, तो उनको किस तरह शफाफ और साफ़ सुथरा कहा जा सकता है, उनके बारे में बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है मुस्लिम गवर्नमेंट से। अपनी पार्टी के अलावा आप किसी पार्टी को समझते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर रही है, या इन सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम अच्छा किया है कुछ? देखिए, बात यह है कि यहाँ जो रियासत से बाहर की जमातें हैं, गैर रियासती जमातें, गैर कश्मीरी जमातें हैं, उनका सारा दारोमदार इस बात पर है कि मरकज़ में उनकी जमात हुकूमत में हो। अगर वो इक़्तिदार में न हो तो इनमें से कोई जमात, देखें ना आप, 36 सीटों पे थी, नवाज़ लीग 6 पे आ गई, हम तो थे ही 2 पे। मैं और मरवान साहब 2 ही आदमी थे, हम 2 से 1 पर आए हैं। वो जो है वो 36 से 1 पर आई है। और इसी तरह बाकी जमातों को भी आप देखें तो कोई रियासत से बाहर की जो जमातें हैं और जो गैर कश्मीरी जमातें हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो मशरूत है इस बात से कि मरकज़ के अंदर उनकी जमात की हुकूमत मौजूद है और उन मरकज़ की बैसाखियों के सारे इक़्तिदार में आते हैं। उनका अपना यहाँ कुछ नहीं है। सर, ऐसा है कि इस इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आम जो लोगों के सवालात हैं, क्योंकि आप 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो आपने यकीनन बड़े बड़े फोरम्स पे दिए हुए होंगे इंटरव्यूज़। तो मेरा सब एक क्वेश्चन ये है कि जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी आवाम है, उनको रोज़गार के मौके कब मिलेंगे? आप मतलब एज आ PM भी अगर देखें तो आप क्या सोचते हैं कि इस सिलसिले में क्या इकदाम हुए? क्योंकि अगर मैं ख़ुद को भी देखूँ तो मैट्रिक से लेकर इस वक्त ला ग्रेजुएट होने तक, उसके बाद भी अभी भी मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ। तो मेरे जैसे और भी कई नौजवान हैं जो आगे बढ़ने के मौके हैं। आप कोई भी मेजर सब्जेक्ट उठा कर देख लें यूनिवर्सिटी का, कोई भी इवन स्टूडेंट ये नहीं जानता कि यहाँ से निकलने के बाद उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसको रोज़गार के क्या मौके मिलेंगे। देखिए बेटा जी, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि बेरोज़गारी सारी दुनिया का मसला है। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, फ़्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, G7 G8 कंट्रीज़ में भी बेरोज़गारी है। सरकारी इदारों से लोगों को निकाला जा रहा है। एक तो ये सारी दुनिया का मुश्तरका फिनोमेना है, सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं है। दूसरी बात ये आप याद रखें कि जब लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो ये पढ़ाया लिखा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। एक मुज़फ़्फ़राबाद कॉलेज था, एक रावलाकोट और एक मीरपुर, सारे आज़ाद कश्मीर में चौथा कॉलेज कोई नहीं था। तो ये मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने 6% लिटरेसी रेट से आज हम 80% के करीब हैं। इसमें 90% किरदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुजाहिद अव्वल का है। मुझे मेजर अयूब साहब ने बाग में एक जलसे में तकरीर करते हुए बताया कि हम आते थे, आके लोगों को कहते थे कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, और पुराने जो बाबे चाचे थे वो खड़े होकर कहते कि मेजर साहब, ये सरदार क़य्यूम साहब अच्छे भले आदमी थे सदर बनने से पहले, अब क्या कहते हैं कि बच्चियों को भी स्कूल भेजा करें। इतना रद्द अमल था। तो दावतें दे के लोगों को स्कूल भिजवाया, दरख्तों के नीचे स्कूल खोले। तो ये पढ़ा लिखा होना कोई ताना नहीं है, ये बड़े एजाज़ की बात है। लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, तो हमें खुशी होती है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो तालीमी इनकलाब बर्पा किया था उसके असरात सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इनको तालीम, तो हमने अपने दौर में चंद इक़दाम किए थे। उनमें एक कदम ये था कि ग्रीन एंड स्किल्ड कश्मीर, सरसब्ज़ व हुनरमंद कश्मीर, सरसब्ज़ व हुनरमंद कश्मीर के तहत हमने फिर ये टैप्टा भी कायम किया, और हमने जो है वो टेक्निकल स्कूलों, हाई स्कूलों में 2 बजे से 5 बजे तक टेक्निकल ट्रेनिंग का कामकाज शुरू कर दिया, और उसके नतीजे में बड़ी मखलूक और रोज़गार का और हॉस्पिटलिटी कोर्सेज हमने शुरू किए। ये जो ग्रीन एंड स्किल कश्मीर था, इसमें प्राइवेट सेक्टर में बेपनाह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो वो किसी वजह से परसू नहीं किया गया। बाकी हुकूमतें भी लगी हुई हैं, लेकिन अब ये बात याद रखिए कि सरकारी सतह पर कोई भी हुकूमत हो, खा PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, सरकारी सतह पर ज़्यादा रोज़गार नहीं दिया जा सकता। अब गैर सरकारी रोज़गार जो है वो करना पड़ेगा, और उसके लिए हुनरमंदी की तालीम देनी पड़ेगी। और उसकी बुनियाद जिस आदमी ने रखी है वो अभी आपके सामने बैठा हुआ है कि मैंने सरसब्ज़ हुनरमंद स्किल ग्रीन एंड स्किल कश्मीर
जैसे अभी पीटीआई का वादा था 1 करोड़ नौकरियों का, घरों का, तो आप ये देखिए मतलब एक अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं 20 में, क्योंकि अपना तजर्बा मुझे पता है तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, इसी तरह बाकी लोगों के भी तजर्बे होंगे। 20 बार तो सरकारी नौकरी पर मैं सिर्फ खुद अप्लाई कर चुकी हूँ, तो कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। और हम देखते हैं कि जो लोग सिलेक्टेड होते हैं वो ऑलरेडी वो, जैसे आपने पहले भी कहा, कोई किसी प्रेशर की वजह से, कोई किसी प्रेशर की वजह से सिलेक्टेड है, तो फिर ये मसले हल कहाँ होंगे जाकर? देखिए बात यह है कि सरकारी रोज़गार दिन ब दिन कम होता जाएगा, ये बात आप समझिए। कंपटीशन बहुत हार्ड है। जहाँ हमें बीए बीएससी एक एप्लीकेंट चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, वहाँ पर एमए एमएससी पीएचडी एमफिल जो एप्लीकेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। ये अभी सारे दुनिया में ट्रेंड ये हो रहा है। हम कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे, हाउस बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे थे। और ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन एंड स्किल कश्मीर का पर्पज़ ये था कि लोगों को घरों में, यहाँ 5 आदमी थे, अगर 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, तो कम से कम 5 वाले घर में 2 आदमियों को हम रोज़गार पे लेके आए। और हुनरमंदी का उसमें हमने ये देरकोट में मैंने अमेरिकन कोर्सेज कई 100 200 बच्चों के हमने बैचेज यहाँ से पास आउट किए हैं और सब अपने अपने रोज़गार पे हैं। सारे आज़ाद कश्मीर में जेलों में हमने ये काम शुरू करवा दिया था हुनरमंदी का कारपेट वीविंग का, और दूसरा तीसरा पेपर माशी का, और कश्मीरी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसका। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता एक करनी हुकूमत को पड़ेगी, सियासी लोग मिलकर करेंगे, लेकिन करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब पब्लिक सेक्टर में एक हाथ से ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, किसी दुनिया के मुल्क में गुंजाइश नहीं है। अब आप रोज़ सुनते हैं कि अमेरिकन एयरलाइन से लोगों को फारग किया गया, वर्ल्ड बैंक से लोगों को फारग किया गया। तो सरकारी सतह पर यहाँ रोज़गार एक हाथ से ज़्यादा कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करना पड़ेगा। टूरिज़्म है, आईटी है, टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, और ये बाकी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसको हम मोबिलाइज करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको मोबिलाइज करेंगे तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी इंशाल्लाह। सर, एज अ लास्ट स्टूडेंट वही बात है कि मैं जानती हूँ कि क्राइम को रोकने के लिए लॉज पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, इवन अगर हम देखें तो हम ब्रिटिश के लॉज ही यूज़ कर रहे हैं तब से लेकर अब तक। तो लॉज में तो मुझे फॉल्ट नहीं नज़र आता, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर फॉल्ट है। अभी आप देखिए आए रोज़ क्राइम कैसे बढ़ रहे हैं। इवन अगर मैं कोट करूँ तो रिसेंट जो हुआ है अभी हमारे बाग में ही जो हुआ है बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ हुआ है, तो बेसिकली क्राइम माइंड तो वुमेंस में भी आना शुरू हो गया है। तो ऐसा क्यों है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी आ रही है लॉज में? ये बाग वाला वाक़ा बड़ा अफसोसनाक, उस मासूम बच्चे का कत्ल जो है उससे इंसानियत शर्मा जाती है। अल्लाह ताला इंतज़ामिया को तौफीक दे के वो मुजरिमों को पकड़े और उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। देखिए बात ये है कि क्राइम का ताल्लुक भी जो है वो मौजूदा दौर की कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। आईटी की मूवमेंट की वजह से, मोबाइल टेलीफोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से अब जो है वो दुनिया के अंदर लोगों को ड्रामों में, फिल्मों में चोरी चिखारी कत्ल डाके सिखाए जाते हैं, और ये थ्रिल सारा जो है उनकी लाइफ में पैदा करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो ख़राबियाँ हैं ये इनको साथ साथ इसके लिए रिफॉर्म चाहिए, लॉ की बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कानून की अमलदारी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में कमी कहाँ है? कमी है कि निज़ाम सारा हमारा सियासत से सियासी तौर पर सियासत ज़दा हो चुका है कि अगर किसी एक आदमी को आप मुलज़िम समझते हैं और मैं उसको छुड़ाना चाहता हूँ, मैं किसी आदमी को गिरफ़्तार करवाना चाहता हूँ, आप उसकी ज़मानत दिलवाना चाहते हैं, वकला मौजूद हैं, हर किस्म का केस। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इससे ये जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, वकला हैं, ये तय कर लें कि फ़लाँ केसेस में किसी शख्स को वकील नहीं मिलेगा। वो जराइम खुद आपने देखा है कि चीज़ें महंगी होती हैं। 4 दिन लोगों ने किसी फ्रूट का बाइकआउट किया, किसी चीनी का बाइकआउट किया, तो मार्केट में चीज़ें सस्ती हो गई। सिर्फ वकला अगर इस बात का बाइकआउट कर दें कि हम इस तरह के घनौने और संगीन जराइम का, जिनका ताल्लुक इज़्ज़त के साथ है, इस्मत के साथ है, आबरू के साथ है, मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ है, बूढ़े और माजूर लोगों के साथ है, बेबस और गरीब लोगों के साथ है, उनके ख़िलाफ़ कोई केस हम नहीं लेंगे तो आधे जराइम कम हो जाएँ। इंतज़ामिया में अगर पुलिस को, एसपीडीसी को, थाने कचहरी को मैं मुतासर ना करूँ, टेलीफोन ना करूँ, सिफारिशें ना करूँ तो अमल दरामद, तो ये सारा मिला जुला काम है। इसमें आपका, मेरा, मुलज़म का, अदलिया का, प्रोसिक्यूशन का, लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ का, सबका कोई ना कोई रोल है। तो इस जो बच्चे वाला वाक़या हुआ है इसमें तो ये वकला से डिमांड भी की गया है कि आप उन वुमेन की तरफ से केस ना लें। जी, तो ये सबका इसका कुछ ना कुछ कसूर है। ज़्यादा जिम्मेदारी सियासतदानों और हुक्मरानों की है।
सर कुछ ऑप्शंस हैं, आप 2 ऑप्शंस होंगे, आप बेहतरीन जो आपको लगता है वो आप पिक करें। तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी के एतबार से बेहतरीन? मुस्लिम लीग की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है तहरीक इंसाफ से। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी? मुस्लिम लीग की कारकर्दगी बेहतर रही है। नून शून तो अभी बनी है ना, लेकिन जो हुकूमत रही है पीछे, कि नून शीन मीम का तो बाद में बनी है, लेकिन ये जो पीछे ये आपको आप मोटरवेज नज़र आती हैं, बाकी से दिखाई देती है, इससे मुस्लिम लीग की कारकर्दगी। पीटीआई ने तो सिवाय महंगाई देने के, पीटीआई ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, और दो अच्छे काम किए हैं पूरी 3.5 साल में। एक हेल्थ कार्ड का और एक जो गरीब लोगों की सराय तामीर की है। बाकी पीटीआई ने कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। हर महीने महंगाई में इजाफा करते हैं और टैक्स का मुतालबा करते हैं। मुस्लिम लीग या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जो दौर मिला वो बहुत शानदार दौर था। ये आप ये जो इदारे यहाँ देख रहे हैं, बैंक देख रहे हैं, AJKRSP देख रहे हैं, टेप्टा देख रहे हैं, ये ग्रीन एंड स्किल देख रहे हैं, ये सारी बात। आप जिस जिले में रहते हैं बाग में, बाग के इलाके में इस्लामाबाद में सोलर लाइट लगी है 2015 में। बाग में आज़ाद बाड़े में 2006-7 में लगी है, जहाँ इंडियंस और हमारा पानी साझा है। तो अगर आज़ाद बाड़े में इस्लामाबाद से 9 साल 8 साल पहले सोलर लाइट लग सकती है, तो फिर मुस्लिम कांग्रेस की कारकर्दगी को बेहतर समझना चाहिए। देखिए आपने वो मुज़ाकरात के प्रोग्राम में शायद वो लाइट का भी कहा था, जी दावा भी किया जी। था। सरदार तनवीर इलियास साहब या सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी? सरदार तनवीर इलियास साहब तो कारोबारी शख्सियत हैं, और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो है वो ख़ानदानी तौर पर उनके बड़े भाई मुजाहिद अनवर की काबीना में रहे। सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान नियाज़ी साहब मेरी काबीना में रहे, वज़ीर खुराक रहे, तो वो तो पुरानी सियासी फैमिली है। सरदार कमर ज़मान साहब या सरदार मीर अकबर खान? सरदार कमर ज़मान साहब मेहनती सियासी कारकुन हैं, और लेकिन बहुत एग्रेसिव तबीयत के आदमी हैं। सरदार मीर अकबर खान उनके मुकाबले में ज़रा बुर्दबार और मुतमल मजाज शख्स हैं। और बेहतरीन लीडर आपकी नज़र में इमरान खान या आसिफ अली ज़रदारी साहब? लीडरशिप की क्वालिटी जो है, ये आपको बेटे मेरा जवाब सुन के शायद मायूसी हो। लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या है? लीडरशिप की क्वालिटीज़ में अल्लाह ने 2-3 बातें बताई हैं। एक उन्होंने कहा कि सबक पढ़, फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, ये 3 बातों पर गौर करें। सबक पढ़, फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। एक तो लीडरशिप की एक क्वालिटी हो गई। दूसरा शेर है बहुत खूबसूरत, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद यानी विजन, दूर तक आगे देखें। क्या हमारे लोग आगे तक देख रहे हैं? सुखन दिल नवाज, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें, दुश्मन से भी अखलाक से बात करें, मिलनसारी की बात करें, शाइस्ती की बात करें, तहज़ीब की बात करें। क्या हमारी लीडरशिप में ये क्वालिटी मौजूद है कि एक दूसरे को गालियाँ देने के सिवा कुछ करते हैं? निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, और लोगों को अजियत में डालने के बजाय ख़ुद अजियत में पड़ें और ख़ुद मेहनत करें, मशक्क़त करें, दर्द गम तकलीफ बर्दाश्त करें और आगे बढ़ें। आज अगर आप हमारी लीडरशिप को देखें तो हमारी जो लीडरशिप मुल्क में मुरव्वजा लीडरशिप है, उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि अगर ख़ुद गालियाँ देने में आप थक जाएँ तो फिर पूरी एक बटालियन रखें दूसरे को गालियाँ दिलाने के लिए, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। और अफसोस होता है कि अल्लामा इकबाल के बताए हुए पैमाने पर आई विश के पाकिस्तान में को पूरा उतरता हो। सर लास्ट ये कि जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपके ज़ौक़ की वजह से मैं आपको ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो कोई नज़म, लेकिन अशार नहीं, पूरी नज़म। इस तरह आप देखिए ना, मुश्ताक यूसुफ़ी हमारे मज़ार निगार थे मारूफ, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब से मैंने दालमाश का इस्तेमाल शुरू किया है, शायरी भूल भाल गई है और ज़हन तिजारत की तरफ बेताशा माइल होता है। इस सियासत की रवा रवी में किधर नज़में, गज़लें, अशार, शायरी, लेकिन आपका अंदाज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद। किसी ने कहा है कि जुर्म उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं, हमसे दीवाने कहीं इतर के वफा करते हैं, जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं। आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें, आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। तख्त क्या चीज़ है और लाल जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। ये चंद अशार के इकट्ठे याद आ गए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।